हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री विद पूर्णिमा। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 11 रिबल्स एंड द राज। मतलब थर्ड बुक का सेकंड चैप्टर आपका आता है रिबल्स एंड द राज। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने के वाले हैं। हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्ट, मतलब हमारे जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवॉल्ट था हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको या तो बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, क्योंकि यहाँ पर सबसे लार्ज स्केल में सारे लोगों ने साथ में मिल के इस रिवॉल्ट के अंदर हिस्सा लिया था। सिर्फ पीजेंट्स नहीं, या फिर सिर्फ ज़मींदार्स नहीं, या फिर सिर्फ जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उन्होंने नहीं, इन सब लोगों ने, सारे लोगों ने साथ में मिल के रिवॉल्ट किया था ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। इसलिए हम इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्ट। पर इससे पहले हम दो और पहले छोटे छोटे से बैटल्स कर चुके होते हैं। पहला होता है बैटल ऑफ प्लासी और फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर। पर इन दोनों वॉर्स में और इस रिवॉल्ट के अंदर डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ी बात कि ये हमारा सबसे पहले हुआ था 1757 के अंदर और ये हुआ था 1764 में। तो बेसिकली हुआ क्या, इस वॉर को हम एक फेक वॉर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस वॉर में क्या हुआ, जब लोगों ने रिवॉल्ट करने की कोशिश करी तो क्या हुआ, कुछ इंडियंस ने पैसे वैसे खा के अंग्रेज़ों से पैसे खाए और फिर उनके साथ मिलके अपना सारा प्लान बता दिया कि हाँ ये ऐसे लड़ने वाले। इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं, ये वॉर फेक थी, तुमने चीटिंग करी, तुमने सही तरीके से वॉर नहीं लड़ रही, तुमने पैसे खिला के लोगों को हमारे ही लोगों को हमारे अगेंस्ट कर दिया, तो इसको फेक मान दिया। तो जब ये गलत हो गई तो इसके बाद इन्होंने कहा एक और रिवॉल्ट करो। फिर उसके बाद हमने बैटल ऑफ बक्सर करी जो बिहार के अंदर है। अब फिर ये बैटल करी तो इसमें भी ये लोग हार गए और इसमें ज़्यादा लोगों ने साथ भी नहीं दिया था। पर जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो इसमें क्या सिपॉयज़ या फिर जो सोल्जर होते, क्या सिपाही थे, क्या पीजेंट्स थे, सब ने मिल के लार्ज स्केल पे इसको साथ दिया। और इसके अंदर दिल्ली, लखनऊ, बिहार, कानपुर, अवध, हर जगह से सारे राजा भी, जो लोकल पीपल थे, वो लीडर्स बन के लोगों का साथ दे रहे थे कि हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये थी हमारी थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये हुई क्यों। इससे पहले ऐसा क्या हुआ कि ये जीत नहीं पाए। बैटल ऑफ प्लासी तो बड़ी फेमस थी, पर ये क्या हुआ था कि एक फेक वॉर थी जिसकी वजह से ये लोग इस लड़ाई में जीत ही नहीं पाए। तो अब इंट्रोडक्शन पे आ जाओ। अपनी बुक्स खोल लो, हमेशा बोलते हो बुक्स खोल के ही चैप्टर्स को पढ़ना, उससे पहले पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। 288 खोल लो पेज नंबर, वहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है कि किस तरीके से ये वॉर शुरू हुई। पर वॉर शुरू होने से पहले थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड तो समझ लिया, पर अब थोड़े से रीज़न समझ लो ये वॉर हुई क्यों। इसके बहुत से रीजंस थे। क्या रीजंस थे, अब पहले उसको समझते हैं। कि सब्सिडरी अलायंस लगा दिया। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता है कि ब्रिटिश जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर लीडर को अपने अलाय बनाते हैं, अपने साथ मर्ज करते हैं, अलाई बनाते हैं, और उसके बाद उनकी जो आर्मी होती है उसको हटा के अपनी आर्मी लगाते हैं। उसके रिसोर्सेज कहते हैं कि तुम पे करोगे, हमारी परमिशन के बिना कुछ भी तुम काम नहीं कर सकते, किसी से दोस्ती नहीं कर सकते, किसी से वॉर नहीं कर सकते, हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी स्टेप उठाने से पहले। एक तो ये रीज़न था। उसके बाद दूसरे रीजंस थे। हमने मंगल पांडे मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसके अंदर यही दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो नई राइफल्स आ रही थी ना, उसके अंदर जो कार्ट्रिजेस होती थी वो काउज और पिग की फ्लैश से बन रही थी। जो काउज और पिग होती है उसके फ्लैश वगैरह को मिला के वो बन रही थी, और उस कार्ट्रिज को ऐसे जीप से या दांतों से ना ऐसे तोड़ के उसके अंदर फिल करना होता है, देन यू कैन शूट। ओके, इस तरीके का इसमें सीन होता है। पर अगर आप मुंह पे, अगर एक हिंदू है वो काऊ को कभी भी खाएगा नहीं, क्यों? उनके लिए वो पूजनीय होती है, माता होती है। वैसे ही एक मुस्लिम के लिए एक पिग जो होता है वो भी पूजनीय होता है, राइट? तो आप लोग वो नहीं कर सकते। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी ही थी वहाँ पे उस टाइम पर। तीन ही तो थे, या तो ब्रिटिशर्स थे, या फिर हिंदू थे, या मुस्लिम थे। जो माइनॉरिटीज़ अलग से थी, जैन बुद्ध, वो अलग है, उसको इग्नोर करो। मेजॉरिटी हम क्या देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो अब इन दोनों के लिए तो इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे कि हम अपने गॉड से गॉड जितनी इक्वल चीज़ को हम कैसे वो कर सकते हैं, राइट?
तो ये एक रीज़न थे। उसके बाद बहुत से ये र्यूमर्स फैल रहे थे कि इस तरीके के इन्होंने कार्ट्रिजेस बना रखी है। और भी रीजंस थे, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको पैसे कम देते थे, ट्रूप्स को इक्वल दर्जा नहीं दिया जा रहा था, ट्रूप्स की जो प्रमोशंस होती थी वो होती ही नहीं थी, मतलब इंडियन ट्रूप्स की प्रमोशन नहीं होती थी। जहाँ पे अगर एक ब्रिटिश सिपाही की या ब्रिटिश सोल्जर की अगर सैलरी 100 रुपये है तो वहीं इंडियन की 10 रुपये है, इतना ज़्यादा डिफरेंस था। तो ऐसे मिला के बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट शुरू हुआ था। अब सबसे पहले ये रिवॉल्ट शुरू कहाँ हुआ वो देखते हैं। तो बेसिकली 10 मई, मतलब 10 मई को 1857, 10 मई को ये जो रिवॉल्ट ब्रिटिश नहीं, सिपाहीज की एक म्यूटिनी थी। बेसिकली सोल्जर्स का एक छोटा सा ग्रुप था जो निकला था मेरठ से। कहाँ से निकला था? मेरठ से ये निकला था। और ये रिवॉल्ट बेसिकली ये अपनी म्यूटिनी को लेके पहुँचे दिल्ली के अंदर कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने वाले हैं, तो हमें चाहिए आपका साथ। अब बताते हैं। देखो क्या हुआ। 10 मई को मेरठ से निकले और 11 मई को दिल्ली के अंदर पहुंच गए। कहाँ पे? बहादुर शाह जफ़र के पास। बेसिकली बहादुर शाह के पास पहुँचे कि दिल्ली में, कि वो दिल्ली क्या है, कैपिटल है। अब दिल्ली को कैप्चर कर लिया तो समझ लो उनके हाथ में एक मेन पॉइंट जो उनके कंट्रोल में आ गया। इसका मतलब सारी चीज़ें उन्हीं के कंट्रोल में रहेंगी। तो अब क्या हुआ कि 10 मई को इन्होंने अपनी म्यूटिनी को निकाला और पहुँचते पहुँचते नेक्स्ट अगली सुबह ही ये दिल्ली पहुँच गए बहादुर शाह के पास कि भाई हमें आपका चाहिए सपोर्ट, आप हमें ब्लेस करो, हमें अपना सपोर्ट दो कि अब हम ब्रिटिशर्स का बस हो चुके हैं, अब हम इससे ज़्यादा उनको नहीं सह सकते, उन्होंने बहुत गलत कर लिया, अब हम उनके अगेंस्ट जा कर रहे हैं रिवॉल्ट। अब क्या हुआ था, क्या सिनेरियो था, अब एक बार बुक से पढ़ लेते। देखो 10 मई की दिन में ये जो म्यूटिनी थी मेरठ से निकली थी और अगली दिन वो पहुंच गई थी दिल्ली। अब उन्होंने क्या क्या काम कर रहे थे उस रास्ते में पहुंचने से पहले वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर किया। बेल ऑफ आर्म क्या होता है? एक स्टोरेज रूम होता है, याद रखना स्टोरेज, क्योंकि MCQ में ये पूछा जाएगा बेल ऑफ आर्म होती क्या है। स्टोरेज रूम होता है या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पे बेल्स को कलेक्ट करा जाता है। तो ऐसे मिला के 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो बेसिकली बेल ऑफ आर्म एक स्टोरेज रूम होता है जहाँ पे सारे वेपन्स को कलेक्ट किया जाता है, उसको कैप्चर करा। जब वेपन्स ही हमारे कंट्रोल में होंगे तो वो तो एकदम निहत्थे हो गए, अब वो क्या ही कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बेल ऑफ आर्म को कैप्चर करा। उसके बाद उन्होंने वाइट पीपल को अटैक करना शुरू कर दिया। जो लोग उनके साथ थे, जो रिच पीपल वाइट पीपल के साथ थे, उनको भी अटैक करना शुरू कर दिया, उनके घर जलाने शुरू कर दिए, उनकी ट्रेजरी को जला दिया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे उसको जलाया, सारी जेल, कोर्ट्स, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लिया कि कोई भी अब हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। उन्होंने ये काम करे। उसके बाद जो दिल्ली से, ये 10 मई को हो रहा है, अभी दिल्ली पहुँचे नहीं है, सिर्फ 10 मई को हो रहा है। उसके बाद जो टेलीग्राफ लाइंस थी जिसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते थे, जो मेरठ से दिल्ली तक जाती थी, उस टेलीग्राफ लाइन को भी इन्होंने काट दिया कि ये कम्युनिकेट ही ना कर पाए, कि ये लोग कम्युनिकेट ही ना कर पाए कि ऐसा कोई रिवॉल्ट हो रहा है या म्यूटिनी जो है सिपाहीज की, उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। क्यों? अगर दिल्ली तक पता चल गई तो वो प्रिपेयर हो जाएंगे, अगले दिन तक वो सारा जो होगा इनका काम होगा वो बंद हो जाएगा। पर उन्होंने सबसे पहले यही किया कि टेलीग्राफ लाइन को भी कट कर दिया, जिसकी वजह से दिल्ली तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाई कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अब देखो 11 मई को रमज़ान का महीना चल रहा था। बहादुर शाह ने उस टाइम पर अपनी प्रेयर्स को ख़त्म किया था, अपना मील ले लिया था जो सूरज उगने से पहले खाते हैं, उसको ले लिया था कि फिर अगली रात से पहले नहीं खाना खा सकते वो। तो उन्होंने खाना खा के पूजा करके सब चीज़ों को ख़त्म किया था और उनका फास्ट शुरू ही हुआ था। तो उन्हें पता चला उनके फोर्ट के बाहर एक सिपाही की पूरी ऐसे म्यूटिनी खड़ी हुई है उनकी वेट में कि अब उनको उनसे कुछ चाहिए। तो ये चीज़ हुई थी। अब उन्होंने देखा कि उन्होंने बोला कि हम, मतलब सिपाहीज ने बोला कि हम मेरठ से आए हैं हम मेरठ से आए हैं सारे इंग्लिशमैन को मार के, क्योंकि उन्होंने हमें बोला कि हमें उन बुलेट्स को बाइट करना है जो काउस और पिग्स के फैट से बनी हुई थी। उन्होंने ये बोला।
उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमारे मतलब मुस्लिम्स और हिंदू दोनों के धर्म को करप्ट कर देगा, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा, आप इसलिए हमें आशीर्वाद दो। इन्होंने ये बोला, बहादुर शाह को बोला कि आप हमें अपनी ब्लेसिंग्स दो कि अब हम इस रिवॉल्ट को शुरू करने वाले हैं और आप हमारे लीडर के रूप में आओ। अब इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे इस तरीके से खड़े हुए थे कि उनके पास हाँ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, कि उनके पास हाँ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ कि जाओ इस रिवॉल्ट को जीतो। अब क्या हुआ, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ये क्या क्या हो रहा था ये देखते जाओ। यहाँ से इन्होंने दिल्ली पहुँचे, उसके बाद 12 और 13 मई को नॉर्थ इंडिया में बहुत कुछ इन्होंने कर लिया था। उसके बाद एक बार जब ये वर्ड स्प्रेड हो गए तो बहुत सारे पार्ट्स के अंदर, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में सबसे ज़्यादा जो आपके जगह थी जिसके अंदर ये रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ वो था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली। ये 4 ऐसी जगह थी जिसमें इस रिवॉल्ट को सबसे ज़्यादा मेजर मैसिव स्केल पे हम देख सकते थे। इतना समझ आया? चलो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। अब ये हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पैटर्न ऑफ रिबेलियन। मतलब रिबेलियंस ने क्या पैटर्न अपनाया, एक मतलब कि उस रिवॉल्ट को शुरू करने का। किसी भी जगह पे जाते तो एक पैटर्न वो लोग अपना रहे थे, तो उनका पैटर्न बहुत सेम था, कुछ नहीं था। सबसे पहले सबसे पहले याद रखना MCQs में आएगा। सबसे पहले इन्होंने फायर करा था, आसमान में फायर टाइप चलाई थी कि जिससे लोगों को पता चले कि अब ये रिवॉल्ट शुरू होगा। उसके बाद जाके बेल ऑफ आर्म्स को कैप्चर किया। उसके बाद सारे जेल्स, कोर्ट्स और ऑफिशियल अकाउंट्स उनको जलाया, वाइट पीपल को अटैक किया, उसके जो घर थे, टेरिटरी थी, उसको ख़त्म किया, और जो वाइट पीपल के साथ खड़े थे उनको भी अटैक करा। ये था उनका एक पैटर्न जिसमें उन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। अब बुक में देख लो, उन्होंने सबसे पहले देखो हाउ द म्यूटिनीज बिगिन। वहाँ पे जो सेकंड लाइन दे रखी है, इन मैनी प्लेसेस इट वाज द फायरिंग ऑफ द इवनिंग गन और द सराउंडिंग ऑफ द बंगल। समझ आया? सबसे पहले उन्होंने एक साइन दिया कि अब हम रिवॉल्ट को शुरू करेंगे। उसके बाद उन्होंने बेल ऑफ आर्म्स को सीज करा, ट्रेजरी को प्लंडर किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक किया और वो सारी चीज़ें करी जो मैंने आपको भी बताई हैं। उन्होंने घोषणाएं करी हिंदी में, उर्दू में, पर्शियन में, सारी लैंग्वेजेस के अंदर कि अब आप सबको यूनाइट होकर आना पड़ेगा। अब आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि नहीं हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, नहीं, हम सारे यूनाइट होकर आएंगे और हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इन फिरंगियों के अगेंस्ट अब हम खड़े होंगे। और ये जो मेजर टाउन्स थे जिनमें ये रिवॉल्ट को देखा जा रहा था वो था लखनऊ, कानपुर, बरेली। यहाँ पे जो ये सारे जो टाउन्स थे उसके अंदर जितने भी रिच लोग थे या जितने भी हमारे मनी लेंडर्स थे उनको भी अटैक किया गया। अगर वाइट पीपल नहीं मिल रहे तो मनी लेंडर्स को अटैक करो, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ रहते हैं पैसे के लिए हमारे को, मतलब जो गरीब लोग थे, पीजेंट्स थे, उन सबको उन्होंने परेशान किया था। समझ आया? हाउसेस को डिस्ट्रॉय किया गया, उनको लूट लिया गया, उसमें से सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया सारी जगह पे। और उसके बाद धीरे धीरे ये एक रिबेलियन, जो सिपाहीज़ की जो एक म्यूटिनी थी वो रिबेलियंस के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। इतना हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 290, यहाँ पे आ जाओ। मई जून जो था आपका मंथ, मई और जून जो मंथ था आपका, उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स इतने ब्लैंक थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था इस रिवॉल्ट को रोक कैसे सकते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि इनको अपने कंट्रोल में कैसे रखें। इन 2 महीने में तो ये रिवॉल्ट बहुत ही मैसिव स्केल तक पहुँच चुका था, किसी को नहीं पता था कैसे करना, बस रिवॉल्ट हो रहा था। मतलब ब्रिटिशर्स को नहीं पता था कंट्रोल में कैसे लेना है। धीरे धीरे उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जिस तरीके से उन्होंने पूरे रिवॉल्ट को कंट्रोल में लिया। समझ आया? धीरे, और आपके बुक में ये लाइन दे रखी है कि जैसे कार्ड्स का आप घर बनाते हो ना, जो ताश के पत्ते होते हैं उनसे जो घर बनाते हो वो एकदम ऐसे करो तो वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, वही हो रहा था। इन्होंने यही बोला कि अब ब्रिटिशर्स का भी राज इसी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। कैसे? कोलैप्स लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। ये आपकी बुक में लाइन दे रखी है 298। ठीक है, समझ आया? इतना कहाँ कहाँ फैला
हमने पैटर्न देखा कि कैसे किस पैटर्न में उन्होंने फैलाया था सारा काम और कैसे कैसे किया था। अब आते हैं लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि इन्होंने कम्युनिकेट किस तरीके से किया, हमें ये भी तो देखना है, क्योंकि इतना बड़ा रिवॉल्ट अगर हर जगह पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेट कर रहे होंगे। पर एक चीज़ याद रखना कि जितना भी हम पढ़ते हैं ना, ज़्यादातर जो ये पर्सपेक्टिव होता है ये होता है ब्रिटिशर्स के साइड से। हमारे जो रिबिलियंस वगैरह थे वो इतना लिखने में विश्वास नहीं करते थे, उनको तो हमें रिवॉल्ट करना है, लिख के क्या करना है। फिर भी चीज़ें लिखी गई, पर ज़्यादातर स्केल में जो थी वो सारी ब्रिटिशर्स ने लिखी थी। अब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन देखो, बुक में लिखा हुआ है, एक 7th अवध कैवलरी थी, इरेगुलर कैवलरी थी, जिन्होंने बोला कि यहाँ पे नई कार्टेजेस आई हैं और उसके लिए हमें रिवॉल्ट करने की, नहीं ये गलत कर रहे हैं। 48th कैवलरी जो थी आपकी, 48 नेटिव इन्फेंट्री जो थी, उसको एक लेटर लिखा कि हम रिवॉल्ट करने जा रहे हैं, क्या आप हमारा साथ दोगे, आप हमारे साथ रिवॉल्ट करोगे। क्योंकि इन्होंने गलत कार्टेजेस को इंट्रोड्यूस करा है। कौन सी? काउस और पिग्स के जो फैट से बनी हुई थी। इन्होंने इस तरीके से कम्युनिकेट किया लेटर्स लिख के कि आप हमारा साथ दो कि हम इस रिवॉल्ट को और आगे तक बढ़ा पाएँ। उसके बाद पीपल जो है, जो लोग थे, वो प्लानिंग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम इस रिबेल को बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। समझ आया? हमें ये पता चल रहा था कि इनके बीच में कहीं ना कहीं तो बात हो रही है। ये आपकी बुक में, मतलब जैसे क्वेश्चंस दिए होते हैं उस तरीके से बोला है कि हमें ये पता चल रहा था कि इनके बीच में बात हो रही है, कम्युनिकेशन भी हो रही है। पर ये कौन प्लान्स बना रहे थे, कौन थे ये प्लानर्स जो ये सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में ला रहे थे कि किस तरीके से एक रिवॉल्ट को करना है। बेसिकली ये मुश्किल है क्वेश्चन को आंसर करना, क्योंकि हमारे जो रिबेलियंस थे वो लिखते नहीं थे, हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ही मिलता है, दोनों साइड की हमें स्टोरी नहीं पता होती। पर एक इंसिडेंट हमें पता चलता है कि जिसके थ्रू हमें कुछ चीज़ें क्लूज़ मिलते हैं। क्या? कैप्टन हियर्से जो थे वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। अब देखो, जिस तरीके से सारे हिंदूज अच्छे नहीं होते या सारे इंडियंस अच्छे नहीं होते, उस तरीके से सारे ब्रिटिशर्स अच्छे नहीं होते, पर कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जो अच्छी होती हैं, जो हिंदुओं का साथ दे रही हो या इंडियंस का साथ दे रही हो। तो वैसे एक हमारे कैप्टन हियर्से थे जो एक बहुत अच्छे इंसान थे, और उनको जो वहाँ के कॉमन पीपल थे उन्होंने प्रोटेक्ट किया कि नहीं, हम सारे वाइट पीपल को ख़त्म कर देंगे, हम सारे वाइट पीपल को मार देंगे, उनके घर लूट लेंगे, उनके घरों को जला देंगे, सब कुछ कर लेंगे, पर हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। वैसे ही क्या हुआ, कैप्टन हियर्से को कुछ लोगों ने प्रोटेक्ट किया। फिर वहीं से दूसरी जो सिपाही की मीटिंग थी वो आई और उन्होंने कहा या तो तुम मार दो या हम मार देंगे, उसको हमारे हवाले कर दो, हम उसको मार देंगे। पर क्या हुआ, जिन लोगों ने उनको प्रोटेक्ट किया था वो कहते नहीं, हम इस चीज़ के ऊपर जो डिस्कशन है वो नाइट पंचायत के अंदर करेंगे। एमसीक्यू में आएगा कौन सी पंचायत थी, नाइट पंचायत के अंदर ये क्वेश्चन किया गया, डिस्कशन करी गई कि कैप्टन हियर्से के साथ करना क्यों है, क्योंकि वो जो हमारे इंडियंस थे उनके साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे। बुक के अंदर पेज नंबर 291 के अंदर ये पूरी स्टोरी आपकी लिखी हुई है कि किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया गया और नाइट पंचायत के अंदर उनके बारे में डिस्कस किया गया कि उनके साथ करना क्या है। समझ आया? इस तरीके से ऐसे आपके एक दो और एग्जांपल्स दी हुई हैं कि चार्ल्स बॉल जो थे आपके, उनकी वो एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने बताया कि यहाँ पे नाइट पंचायत होती थी। हमें एक इसने बताया कि नाइट पंचायत होती थी, वो बताया चार्ल्स बॉल ने। समझ आया? उसके बाद चलो एक सेकेंड, ये एक बार नोट कर लो, डेट्स याद रखना कब क्या हुआ। 1757 के अंदर प्लासी हुई थी, 64 के अंदर बक्सर हुई। उसके बाद फर्स्ट इंडिपेंडेंस का जो वॉर था हमारा वो हुआ था 1857 के अंदर, रिवॉल्ट ऑफ 1857। 10 मई को कहाँ थे वो लोग? मेरठ के अंदर। उन्होंने क्या क्या किया था? बेल ऑफ आर्म्स को लूट किया, सारी चीज़ें करी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या किया? कम्युनिकेशन जो टेलीग्राफ लाइंस थी उसको, दिल्ली वाली जो लाइन थी उसको कट कर दिया। उसके बाद दिल्ली में वो लोग पहुँचे 11 मई को बहादुर शाह के पास और उनसे उनकी ब्लेसिंग्स मांगी और बोला कि हमारे लीडर बन जाओ। चलो अब तो यहाँ ये लीडर्स की लिस्ट है, इसको प्लीज़ एक बार लिख लो। मैं 1 मिनट पीछे ही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो प्लीज़, लिख लो तो अच्छी बात होगी।
नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट से पढ़ते रहो। चलो, अब हमारे यहाँ थे बहुत सारे लीडर्स। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि दिल्ली से कौन थे हमारे बहादुर शाह, उसके बाद कानपुर से आए थे हमारे नाना साहिब, और उसके बाद पेशवा बाजीराव टू। इन दोनों ने कानपुर से जो है हमारे जो रिवॉल्ट था उसको सपोर्ट किया था। उसके बाद बिहार से हमारे एक लोकल विलेजर थे जिनका नाम था कुंवर सिंह। मतलब कि सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स ही नहीं, यहाँ पे लोकल लीडर्स भी थे जो यहाँ पे लीड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को। बेसिकली इसकी जो ये नाम है वो यहाँ लिख लेना कि यहाँ पे ये लोकल लीडर्स या फिर कौन कौन से अलग अलग लोग थे उनको एज अ लीडर इन्होंने अपॉइंट किया था। उसके बाद अवध से थे हमारे नवाब वाजिद अली शाह। इनको तो मार्क कर लो क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक हम पढ़ेंगे अवध के ऊपर ही कि क्यों अवध को इतना ज़्यादा ख़त्म कर दिया, नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस भी कर दिया गया था, एग्जाइल कर दिया गया था उन्हें। क्या हुआ ऐसा अवध में, क्या था, हम वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद लखनऊ से बिरजिस कादर को हमने अपॉइंट किया था, मतलब लोगों ने, और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से अपॉइंट किया था। उसके बाद मतलब अपॉइंट क्या करना, उनसे रिक्वेस्ट करी और बोला कि हमारे लीडर बन जाओ। उनके अंदर भी इतना अग्रेशन भरा हुआ था कि वो लीडर बने भी। क्यों? झांसी की जो रानी थी उनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दिया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? बेसिकली जब आपकी अपनी खुद की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होती और उसको आप अपना सक्सेसर नहीं बना सकते तो उन पे लग जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इनकी खुद की बायोलॉजिकल कोई बेटा नहीं था, इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो इसलिए इन पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था कि भाई तुम्हारा अडॉप्टेड बच्चा लीडर नहीं बन सकता। ऐसे और भी जगह थी जहाँ पे सब्सिडरी अलायंस लगाया था, उनमें से एक है अवध। उसके बाद शामल जो थे एक लोकल विलेजर थे बेसिकली, जिनकी पहुंच जो थी 84 विलेजेस तक थी। उनको परगाने से बोला गया कि आप हमारे लीडर बनो। वैसे गुन्नो से एक छोटा नागपुर एक जगह है, वहाँ से हमारे एक लीडर थे गुन्नो, उनको भी अपॉइंट किया गया कि भाई आप भी हम लीड करो। और मेरठ से तो भाई एक फ़कीर को अपॉइंट किया गया कि जिसको किसी लड़ाई वड़ाई से तो कोई लेना देना ही नहीं होता दूर दूर तक, उनको अपॉइंट किया गया था, एक फ़कीर को लिया गया था। तो इस तरीके से हमारे इतने सारे लीडर्स को इतनी सारी जगहों से अपॉइंट किया गया था। अब शामल कौन थे? बेसिकली परगाना बहरूद के अंदर एक जगह है उत्तर प्रदेश, बेसिकली वहाँ पे हमारे जो शामल थे वो रहते थे। और इनका जो वो एक जाट कल्टीवेटर थे, बेसिकली वो एक जाट कल्टीवेटर थे जिनकी पहुंच जो है 84 विलेजेस तक थी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनको हमने अपना लीडर बना दिया तो इनके साथ साथ और 84 विलेजेस के जो लोग हैं वो भी इस रिवॉल्ट के अंदर साथ देंगे, इसलिए इनको लीडर बनाया गया कि भाई ये फेमस है। उसके बाद इतना समझ आया। अब इनके रीजन में जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी और लोम सॉइल जो होती है डार्क लोम सॉइल थी उसके अंदर रिच थी, तो बेसिकली फर्टाइल थी। और विलेजर्स जो थे यहाँ के बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे। तो जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, यहाँ पे डार्क लोम एक सॉइल है जो बहुत अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो करती है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, क्रॉप्स ग्रो हो रही है, पैसा आएगा, तो इन्होंने यहाँ पे रेवेन्यूज़ जो थे उनको बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। और जो कलेक्शन थी वो इनफ्लेक्सिबल थी, जब बोली है तभी देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ थी। इसी वजह से जो कल्टीवेटर्स थे वो अपनी लैंड जो है लूज़ कर रहे थे, सनसेट लॉ लगे हुए थे, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो इस वजह से वो लोग अपनी लैंड को अपने हाथों से गंवा रहे थे और ये सारी लैंड जो जा रही थी अब के ब्रिटिशर्स के पास। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें करना है रिवॉल्ट। ये आपकी पूरी केस बेस्ड आपका जो बॉक्स दिया हुआ है 293 पे, उस पर आप पूरा वो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो, वैसे एक और थे हमारे पास मौलवी अब्दुल्ला शाह, जिनको हम डंका शाह के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जब भी आते थे वो ड्रम बजवा देते थे। डंका होता है ड्रम, तो वो उनकी जो आते थे वो ड्रम बजाना शुरू कर देते थे, इसलिए इनको बोला गया डंका शाह का भी नाम दिया गया। तो अगर क्वेश्चन है मौलवी डंका शाह किसको बुलवाते थे, तो उसमें आप बोलोगे मौलवी अब्दुल्ला शाह को, ना कि शाहमल को, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों में ही शाह है, पर जिसके एंड में शाह है ना उसको डंका शाह बुलाते हैं। बेसिकली इन्होंने भी इस रिवॉल्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये एक बहुत ही एजुकेटेड इंसान थे, हैदराबाद के अंदर रहते थे और ये एक प्रीचर बन गए थे बहुत ही यंग एज में। जब 1856 हुई, इन्होंने देखा कि कैसे विलेज से विलेज जा के इन्होंने प्रीच करना शुरू कर दिया जिहाद के ऊपर।
नाउ व्हाट इज़ जिहाद? बेसिकली रिलीजियस वॉर। इन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि हमें एक जिहाद करना चाहिए, एक रिलीजियस वॉर करनी चाहिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और लोगों को बोला कि इस रिबेल में जाओ। तो इन्होंने इस तरीके से कहा, जहाँ पे भी इनकी पैलोक्विन जाती थी, पैलोक्विन मतलब पालकी जो होती है, जहाँ पे भी इनकी पालकी जाती थी ना, वहाँ पे इनके ड्रम बजने शुरू हो जाते थे। इस रीज़न से इनको डंका शाह बोला कि जहाँ पे भी जाएंगे ड्रम बजने शुरू हो जाएंगे, डंका बजने शुरू हो जाएंगे। अब क्या हो रहा था, इस रीज़न से मतलब इनकी भी पहुंच ऊपर तक है, तो ब्रिटिशर्स जो है ना पैनिक करना शुरू हो गए कि क्यों इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स बनने शुरू हो गए और कितने सारे मुस्लिम्स जो हैं इनसे इंस्पायर हो चुके हैं। इन्होंने क्या हो रहा था बेसिकली, जब इनकी पहुंच ऊंची है तो लोग इनके अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं, यही तो ये प्रीच करने जा रहे थे कि जिहाद करना है। अब ब्रिटिशर्स जो है बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट में आ गए कि क्यों ऐसा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और इनकी जो बातें थी वो इतनी अच्छी थी कि मुस्लिम्स ने इनको एक इंस्पायर्ड प्रॉफिट की तरह ही देखना शुरू कर दिया। और जब 1856 में ये पहुँचे लखनऊ के अंदर, इनको पुलिस के थ्रू रोका गया कि भाई क्या तुम ऐसे क्यों प्रीच कर रहे हो, जबकि कोई था नहीं, बहुत ही शांति तरीके से ये सारे काम हो रहे थे। पर फिर भी इनको पुलिस से रोका गया और इनको जेल भेज दिया गया था। इनको फाजियाबाद की जेल में भेज दिया गया। और जब वो ये जेल से वापस आए तब भी इन्होंने दोबारा से इस रिवॉल्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, बहुत ही लार्ज स्केल में कह सकते हो कि इनिशिएटिव लिया। अब ये थी हमारी लिस्ट लीडर्स की, उसके अंदर आप ऐड कर लो डंका शाह के बारे में, ठीक है। बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इनसे आता है डंका शाह थे कौन। मेन क्वेश्चन आपका एमसीक्यू यही बनेगा कि हु वॉज डंका शाह, तो आप बोलोगे मौलवी अब्दुल्ला शाह। तो अब आपका इतना समझ आ गया, हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से लीडर्स थे, कहाँ कहाँ से रिवॉल्ट कर रहे थे। अब हमारा एक क्वेश्चन है कि ऐसा हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है, प्रोफेसीज एंड र्यूमर्स। ऐसी क्या क्या घोषणाएँ फैली और ऐसी क्या क्या अफवाहें फैली जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा आता है कि बुलेट की जो कार्ट्रिजेज हैं वो, इसमें सबसे बड़ी हमारी क्या चीज़ आ रही है कि काउज और पिग्स के जो फैट से कवर्ड कार्ट्रिजेज बन रही हैं, वो एक सबसे बड़ा र्यूमर था। पर अब नया क्वेश्चन ये था कि र्यूमर फैला कैसे, मतलब कोई तो होगा ना जिसने ये र्यूमर फैलाया होगा। तो बेसिकली ये फैला था दमदम न्यूज़पेपर के थ्रू, हमें पता चलता है। न्यूज़पेपर नहीं, मैगज़ीन, एक मैगज़ीन है दमदम, इसको रिमूव कर रही हूँ, रब कर रही हूँ इसको मैं। चलो, एक मैगज़ीन थी दमदम जिसके थ्रू हमें पता चलता है एक लोअर कास्ट इंडियन सिपाही था जिसने एक ब्राह्मण से बोला कि मुझे अपने लोटे से पानी पिला दो। तो उस ब्राह्मण ने मना कर दिया। ये बुक के अंदर पूरी स्टोरी दी हुई है, ठीक है। तो उस ब्राह्मण ने मना कर दिया कि नहीं, अगर तुम्हारे को पानी पिलाया अपने लोटे से और तुमने उस लोटे को छुआ तो वो तो अनप्योर हो जाएगा, तुम तो अछूत टाइप के हो, तो वो तो मेरा ख़राब हो जाएगा भाई, मैं तुम्हें पानी वानी नहीं दे रहा। तो इसने इस तरीके से एक कह सकते हो कि रिवेंज के लिए उसने एक जवाब दे दिया कि अच्छा ठीक है, अभी तो तुम पानी नहीं पिला रहे ना, तब क्या करोगे जब तुम्हारे ही लोग, सारे जितने भी तुम्हारे लोग हैं वो मिलके काउज और पिग्स के जो फैट से कार्ट्रिजेस बन रही है उसको ही अपने मुंह से चबा के तोड़ेंगे, तब क्या करोगे? तब तो तुम्हारा धर्म जो है अच्छे से ही भ्रष्ट होगा, तब देखना क्या करते हो। ये एक माना जाता है कि ये कॉन्वर्सेशन के बाद जो है पूरे इंडिया में ये बात फैलनी शुरू हो गई। और ये कॉन्वर्सेशन दमदम न्यूज़पेपर मैगज़ीन के अंदर आई है कि इस तरीके से ये र्यूमर फैलना शुरू हुआ। इतना समझ आया हमें, ठीक है। उसके बाद एक और र्यूमर क्या फैला कि इन्होंने जो डस्ट होती है ना काउज़ की और पिग्स की, जो डस्ट होती है ना, बोन डस्ट, बेसिकली काउज़ और पिग्स की बोन डस्ट को है आटों के अंदर, जिससे हम रोटियां बनाते हैं ना, उस आटे के अंदर मिक्स कर दिया, पूरे इंडिया के अंदर उसको सर्कुलेट कर दिया है। तो लोगों ने उस आटे को भी छूने से मना कर दिया कि नहीं, तुमने इसके अंदर एशेस डाल रखी है हमारे, जिसकी बेसिकली जो डस्ट होती है वही होती है, तो वो हमारे काउज़ और पिग्स की डाल रखी है, हम तो इस आटे को भी नहीं छुएंगे। अब क्या हो रहा था,
कि ब्रिटिशर्स तो मना करना चाह रहे हैं कि नहीं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हम पे ट्रस्ट करो, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं करा। पर कोई भी नहीं मान रहा था इस बात को। क्यों? क्योंकि भाई तुमने पहले ही इतने बुरे काम कर रखे, सनसेट लॉ लगा रखा है, उसके बाद तुमने सब्सिडी अलाइंस कर रखी है, हमारे सारे प्यारे जितने भी हमारे वो क्या कह सकते हो आप लीडर्स हैं उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हो, हमारे हाई टैक्सेस कर रखे हैं, हमारे को मारते हो, इनफ्लेक्सिबल लॉज लगा रखे हैं, सारी ये चीज़ें लगा रखी है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स लगाए हैं। तो इस रीज़न से इन्होंने, ये मैंने सारे आपको रीजंस गिना दिए फिर से, इतने सारे रीजंस की वजह से हम तुम्हारी बात कैसे मान लें कि तुम कावर्ड ऑफ बोन्स जो है वो कैसे सर्कुलेट नहीं कर सकते, हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है। ये दो हमारे र्यूमर्स थे जो फैल रहे थे। उसके बाद प्रोफेसीज में एक घोषणा वगैरह डाल रखी है कि रात रात को कोई आदमी जा के लोगों के घर के बाहर रोटियां रख के आ जाता है, रोटियां बांट देता है पूरे इंडिया में। अब ऐसा थोड़ा कि रोटियां बांट रहे हैं, पर इससे हम थोड़ा सा ग्लिम्स ये लगा सकते हैं कि रोटियां बांट रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि क्या पता वो नाइट पंचायत से जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो कर रहे हो, मतलब रात को रिवॉल्ट के अगेंस्ट प्लानिंग कर रहे हो, डिस्कशंस कर रहे हो कि किस तरीके से ये पूरा रिवॉल्ट करना है। तो ये हमारी कुछ र्यूमर्स और प्रोफेसीज थी जो आपको बताई हुई हैं बुक के अंदर। और एक और क्या था, चपातीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, रोटीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक और क्या था कि ब्रिटिशर्स ने रिलीजन को भी कन्वर्ट कराने की कोशिश करी, इंडियंस के रिलीजन को कन्वर्ट कराया क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो इतने सारे रीजंस थे। उसके बाद सती लॉ को अबॉलिश कर दिया, विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया, ये सारे काम भी कर रहे। तो इनको हो रहा था कि जब तुम ये सारे काम कर सकते हो तो भाई तुम ये बाकी के ये सारे गए गुजरे काम भी कर सकते हो, तो हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारा रिलीजन चेंज करा रहे हो, हमारा धर्म परिवर्तन करा रहे हो, हमारे धर्म को हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स ख़राब कर रहे हो, तो हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है। चलो अब हमें इतना समझ आ रहा, ये सारी चीज़ें तो हो रही है, पर रोटियां बांटने का सिस्टम हमें समझ नहीं आ रहा। पर कहीं ना कहीं हम इतना ग्लिम्स लगा सकते हैं कि ठीक है कुछ ना कुछ तो हो रहा है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि क्यों इन लोगों ने इन र्यूमर्स के अंदर बिलीव करा। तो मैंने आपको इतने सारे जो पॉइंट्स बताए हैं उसमें यही आता है कि इन्होंने क्यों इन र्यूमर्स को बिलीव करा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे साथ इतना सब कुछ कर चुके थे। क्या हुआ कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंट्रिक जो थे हमारे, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स लाए जो कि थे इंडिया की भलाई के लिए, पर फिर भी उनको था कि हमारे कल्चर है ना, हमारे कस्टम्स हैं, तुम कैसे उसको रिफॉर्म कर रहे हो, हमारी मर्जी होगी अगर हमें करना होगा। हमारी सती एक्ट्स को आपने कैसे पास करा, सती प्रथा को हमारा अबॉलिश क्यों करा, हमारा कल्चर, हमारे कस्टम, हमारी मर्जी, हम उसको करें या ना करें, तुम कौन होते करने वाले। तो 1829 के अंदर इन्होंने सती एक्ट जो था उसको अबॉलिश कर दिया। इस एक्ट के थ्रू आप कभी भी सती प्रथा को अपना नहीं सकते, इन्होंने ये काम करा। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट को भी पास करा 1856 के अंदर। ये बुक में डेट यहाँ इस पेज पे तो नहीं लिखी हुई है, तो इस पेज पे लिख दो। सेकंड पैराग्राफ इस टॉपिक का लास्ट लाइन ही है, टू परमिट द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। तो 1856 आगे उसके ब्रैकेट में लिख लो कि इस टाइम पे इन्होंने बोला कि जो विडोज होती हैं, जो विधवाएं होती हैं, वो दोबारा से शादी कर सकती हैं। किस एक्ट के थ्रू? 1856 के। और सती जो एक्ट था, सती प्रथा जो थी उसको अबॉलिश कर दिया 1829 में। अब हालांकि ये था भलाई के लिए, पर इनको था कि हम करते, अगर हमें करना है, तुम नहीं होते कोई भी जो कर सकते हो। उसके बाद और क्या हुआ कि मिस गवर्नेंस का नारा लगा दिया कि नहीं, अवध के अंदर तो मिस गवर्नेंस हो रही है, ढंग से संभाल नहीं रहे ये सारी चीज़ों को, तो तुम चले जाओ। बेसिकली अवध के अंदर मिस गवर्नेंस लगाई और नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस कर दिया। वैसे ही झांसी के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लगा दी, मिस गवर्नेंस सतारा के अंदर भी लग गई। और ऐसी जो जगह थी इनके अंदर इन्होंने किसी ना किसी तरीके से उनको हटा दिया, क्योंकि ये सारी प्रोमिनेंट जगह थी, प्रोमिनेंट प्लेसेस थी जहाँ पे लोगों को रखना ज़रूरी था। समझ आया? ये रीज़न था कि क्यों लोग कह सकते हो आपके जो र्यूमर्स थे और प्रोफेसीज थे उनके अंदर मानना शुरू हुए। अब नेक्स्ट था, इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे इन्होंने इनको अपनी जगहों से डिस्प्लेस किया, बेसिकली जो लीडर्स थे उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस किया, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपना ही सिस्टम लगा दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने ही लॉज, अपने ही मेथड्स और जो थे लैंड सेटलमेंट्स के, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के, वो उन सबको इम्पोज कर दिया। और ये सारी चीज़ें करने की वजह से सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट जो था वो नॉर्थ इंडिया के लोगों के अंदर आया।
उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी रख दिया, और जो बहुत ज़्यादा एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रहा था लोगों के अंदर। समझ आया? मिशनरीज बेसिकली वो होते हैं जो धर्म परिवर्तन करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी कि जिसके थ्रू लोगों का वहाँ पे रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्लास ये भी लंबी होने वाली है, मेरे को ऐसी वाइब आ रही है। पढ़ो भाई, 2 घंटे पढ़ो, फिर मैं भी क्या कर सकती हूँ। चैप्टर तुम्हारे ऐसे से है ना कि छोटे लगते हैं कि चलो इजी है, कि पिछले चैप्टर्स में भी हम पढ़ाए हैं कि लैंड रेवेन्यू था, सनसेट लॉ था, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अब हम पिछले जो चैप्टर है ना, आप इसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, 1 सेकंड सुनो। जितने भी आपने पिछले चैप्टर पढ़े, चैप्टर 10 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, इन सब के अंदर हमने कॉजेस पढ़े हैं कि क्या हो रहा था। अब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि कैसे हुआ। हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर कॉज पढ़ लिया, अब देख रहे हैं कि क्या रिवॉल्ट करे, ठीक है ना। अब हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 अब ये पढ़ रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने करा, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसके आगे उसको काउंटर करने के लिए हमारे इंडियंस ने क्या किया, सिपाहीज ने क्या किया, फिर उसको काउंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स ने फिर से क्या किया। हम ये चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। थर्ड बुक इन कंपैरिजन मुझे भी थोड़ी सी बोरिंग लगती है, पर आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो जब आपको पता होगा कि ये चीज़ें कितनी ईजी हैं। मेरे को लगती थी बहुत पहले, अब नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि मेरे को समझ आ चुका है कि चैप्टर 8 और 10 के अंदर हम कॉजेस पढ़ के आ रहे हैं। कॉजेस आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब 10th के अंदर ये जो 11 चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि इसको काउंटर करने के लिए हमारे इंडियंस ने क्या किया, रिवॉल्ट करी। कौन सी? 1857 की। उसको काउंटर करने के लिए किस तरीके से, अभी हम इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने काउंटर किया, मतलब इस रिवॉल्ट को अपने आप दबाया कैसे, ये पढ़ेंगे। अभी हम अवध के बारे में पढ़ेंगे, अवध को क्यों इन्होंने कैप्चर किया, हम ये पढ़ने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट यही है अवध। इन्होंने अवध को कैप्चर क्यों किया, अब हम ये देखते हैं। बेसिकली हमारे जो लॉर्ड डलहौजी थे ना, उन्होंने ना एक स्टेटमेंट बोली थी, क्या, कि अवध तो वो एक चेरी है जो हमारे मुंह में किसी ना किसी दिन तो गिरेगी। अवध अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। बेसिकली अवध इतना अच्छा है, इतना प्रोमिनेंट है कि वो एक चेरी है कि अगर हमने जैसे बंगाल को एनेक्स कर लिया और 1-2 जगहों को, कैलकाटा वगैरह, इन सारी जगहों को एनेक्स कर लिया, अब बस एक अवध हमारे पास आ जाए ना, हमारे कंट्रोल में, तो बस सोने पे सुहागा हो जाएगा। इनकी बोलने की ये चीज़ थी। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अवध के अंदर सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस कर दिया। सब्सिडरी अलायंस होता क्या, अब वो देखो। बेसिकली 1798 के अंदर जो हमारे लॉर्ड वेल्सली थे ना, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया, और उसके अंदर क्या था कि जो भी इस अलायंस के अंदर आता था उसको कुछ टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता था। क्या कहाँ दे रखा है, पेज नंबर 296 के अंदर। अब वहाँ क्या होता था कि आपको कुछ टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है कि आप सब्सिडरी अलायंस बन रहे हो। क्या होती थी, देख लो, कि बेसिकली जो भी होता था कि ब्रिटिश की ही आर्मी लगेगी, आपको अपनी आर्मी को ख़त्म करके ब्रिटिश आर्मी लगानी है, और उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए जो पैसा या फिर जो रिसोर्सेज लगेंगे वो आप खुद दोगे, ब्रिटिशर्स नहीं देंगे। आपको मेंटेन करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपको किसी रूलर के साथ एंगेज होना है वॉर में, या फिर कुछ एलायंस बनाने किसी और रूलर के साथ, तो भी आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारी परमिशन के बिना आप ये नहीं कर सकते। समझ आया? ये इस तरीके से इन्होंने कर रखा था। ब्रिटिशर्स और क्या करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी अलायंस में आओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, पर ये सारी चीज़ें जो हैं तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। कैसे? अपने ही रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे हमारी आर्मी में, अगर तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए तो। बस ये था आपका सब्सिडरी अलायंस। अब क्या करा, अवध में सब्सिडरी अलायंस लगाया। उसके बाद मिस गवर्नेंस कही कि भाई तुम ढंग से गवर्न नहीं कर रहे स्टेट को, तो ये हमारे कंट्रोल में दे दो, भाई तुमसे गवर्न नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही, ऐसा क्या था अवध के अंदर? बेसिकली वहाँ की ज्योग्राफी बहुत अच्छी थी, लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, जहाँ पे हम कैश क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे। लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी जहाँ पे हम कैश क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे। मतलब कौन से कैश क्रॉप्स होते हैं जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं? कौन से हो गए? इंडिगो, सबको पता है, कॉटन, सबको पता है। ये दो हमारे ऐसे कैश क्रॉप्स थे ना, जो
बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर हमारी लैंड की फर्टिलिटी जो थी ना उतनी ही हाई पेस पे जो थी वो लूज हो जाती थी। पर इनको क्या था, इंडिया की लैंड है, इंडिया का पैसा है, इंडिया की लैंड ख़राब हो रही है, हमारे को क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे को पैसा मिलने से फ़र्क पड़ता है और इनको इन्हीं क्रॉप से पैसा मिलेगा। तो इसलिए इन्होंने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। देखो पेज नंबर 296, सेकेंड पैराग्राफ। In the meantime, the British became increasingly interested in acquiring the territory of Awadh. They felt that the soil there was good for producing indigo and cotton. और उसके बाद क्या हो रहा था कि ये ट्रेड मार्केट्स जो थी आपकी उस पर भी लोकेट करता था अवध। तो बेसिकली ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ आगे यहीं पे आप पढ़ोगे, मार्क कर लो इस पैराग्राफ को, इसमें आपकी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड द रीजन वॉज आइडियली लोकेटेड टू बी डेवलप्ड इनटू द प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया by the early 50s. Moreover, all the major areas of India have been conquered. मराठा लैंड, मतलब अब इसमें बता रहे कि कौन कौन सी लैंड को ये पहले से कॉन्कर कर चुके थे और अवध आ जाए तो वो चेरी ऑन द टॉप हो जाएगी। क्या कौन सी, मराठा को, जो आपका दोअब वाला रीजन है वहाँ पे, कार्नेटिक वाला रीजन, उसके बाद पंजाब बंगाल वाले एरिया को ये लोग एनेक्स कर चुके थे। अवध आते ही चेरी उनके माउथ में चली जाएगी। उसके बाद The takeover of Awadh in 1856 was expected to be complete, a process of terrestrial annexation that had begun with the conquest of Bengal almost a century earlier. एक सेंचुरी पहले, ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले इन्होंने बंगाल को कॉन्कर कर लिया था। अब इनको था कि बस अवध हमारे पास आ जाए, अवध हमारे कंट्रोल में आ जाए। 1851 से इनका प्रोसेस चल रहा था कि अवध को हमारे कंट्रोल में ले। फाइनली 1856 के अंदर इन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस अवध पे कब लगाया था, वो लगाया था 1801 में। सब्सिडरी अलायंस अवध में कब लगा था, 1801 के अंदर। उसके बाद फाइनली अपने कंट्रोल में अच्छे से कब ले लिया था, 1856 के अंदर। तभी 1857 के रिवॉल्ट के अंदर जो हमारे बहादुर शाह थे, नवाब वाजिद अली शाह जो थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था लोगों को और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। ये हमने पढ़ा। अवध क्यों एनेक्स हुआ, कैसे हुआ, कौन सी अलायंस लगाई, मिस गवर्नेंस लगाई, ये सारी चीज़ हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जब नवाब वाजिद अली शाह यहाँ से डिस्प्लेस करे गए, लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे ज़मींदार या उनके अंडर जो ऑफिशियल्स काम करते थे उन पे क्या असर पड़ा। बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक आपका यही कहते हैं, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में कही हुई है कि किस तरीके से हमारे नवाब वाजिद अली शाह जब यहाँ से गए तो कैसे हमारे को चीज़ें चुभी, कैसे हमारे को प्रॉब्लम आई। समझ आया? चलो, अब नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस कर दिया गया और उनको कैलकटा के लिए एग्जाइल कर दिया गया कि अब वो कैलकटा जाकर रहेंगे। लोगों को जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उनको एक मिसकंसेप्शन थी कि वाजिद अली शाह को कोई पसंद नहीं करता, पर वो गलत थी। क्यों? जब उनको यहाँ से भेजा गया, जब उनको कानपुर से भेजा गया, कानपुर से नहीं, जब उनको निकाला गया उनके अवध से, तो कानपुर तक लोग जो थे वो उनके साथ गए, सिंग करते, क्या सॉन्ग्स और पोएम्स जो थी गाते गाते उनके साथ कानपुर तक गए कि हम आपको कानपुर तक छोड़ने आएंगे। लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और डिसहार्टेंड थे कि हमारे इतने फेवरेट लीडर को उनको एग्जाइल दे दिया गया एक झूठे चीज़ पे कि वो ढंग से गवर्न नहीं करते थे। लोगों ने, जो हमारे वहाँ पे राइटर्स थे, उन्होंने एक चीज़ लिखी जिसको कोट किया गया था, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन फेल्ट लाइफलेस। बेसिकली हमारी बॉडी से जो जान थी वो तो चली गई और उस बॉडी को एक लाइफलेस चीज़ बना के छोड़ दिया गया, कि जिंदा लाश बना के छोड़ दिया कि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, वो तो सुन पड़ा रहेगा। उन्होंने ये चीज़ कही कि नवाब वाजिद अली शाह के बिना इस अवध के अंदर रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, उन्होंने ये बोला। उसके बाद और फोक सॉन्ग्स क्या कहते हैं कि द ऑनरेबल इंग्लिश मैन एंड द कंट्री एंड टुक द कंट्री। क्या कहते हैं कि ठीक है, हमारी तो ये ले ली और हमारी जान भी ले ली और हमारी कंट्री को भी ले लिया, क्या बोल सकते हैं। मतलब उनका ऐसा सा रिएक्शन था कि हमारे यहाँ पे हमारे जो ये
वाजिद अली शाह थे, उनको भेजने से हमारे पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। जब नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस किया गया तो वहाँ से उनका कल्चर और उनका जो कोड था उसको भी ख़त्म कर दिया गया कि एक प्रॉपर कल्चर जो मेंटेन किया जाता था, जो एक ऑथेंटिसिटी को बना के रखता था, वो भी ख़त्म हो चुकी थी उनके डिस्प्लेसमेंट से। ब्रिटिशर्स ने उनकी कोड को भी ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपनी कोड्स को इम्पोव किया, अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करा और सारी चीज़ों को अच्छे से ख़राब कर दिया। अब और क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें वो लोग कर रहे थे तो दूसरे लोगों को लाइवलीहुड भी तो वो क्यों बचने देंगे। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे म्यूजिशियंस थे, डांसर्स थे, पोएट्स, आर्टिजन्स, कुक्स, रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और बहुत सारे लोग जो थे उन्हें उनका लाइवलीहुड चला गया था। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उनका लाइवलीहुड चला गया था। कैसे? उनको हटा दिया, उनको कहा ठीक है हमारी तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, हमें बस कैश क्रॉप्स चाहिए या कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चाहिए, उसके लिए 2-4 बंदे चाहिए, बाकी सारे जाओ। और इंक्रीज़ कर दिया क्या, लैंड रेवेन्यूज़ या टैक्सेस जितने भी थे उन सबको इंक्रीज़ कर दिया। इस चक्कर से सारी चीज़ों को अच्छे से ख़राब कर दिया गया। अब जब नवाब गए ना तो उसके साथ साथ हमारे जो ताल्लुकदार थे ना उनका भी एंड हो गया। ओके चलो ओके जब नवाब गए तो उसके साथ हमारे ताल्लुकदार का भी एंड हो चुका था। कैसे कि ताल्लुकदार जो थे ना, नवाब ने उनको इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे रखी थी, कहा था कि ठीक है तुम अपना ही सब कुछ कर लो, तुम अपनी ही आर्मी मेंटेन कर लो, तुम्हारे कंट्रोल में फोर्स भी है, बस एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स वगैरह जो भी चीज़ें उनके बीच में सेटल्ड हुई थी वो हमें देते रहना, बाकी तुम अपने हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करो, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या हुआ कि जब वाजिद अली शाह को एनेक्स किया गया तो इनको था कि अब फिरंगी राज को हमें एक एंड पे लाना पड़ेगा, इनका बहुत हो चुका है, अब फिरंगी राज को हमें ख़त्म करना है, अब हमें अपना पुराना राज चाहिए, बहुत हो गया, अब हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। चलो अब पहले कोई पेज नंबर 297 पे आ जाओ, फिरंगी राज एंड द एंड ऑफ अ वर्ल्ड। अब इधर पढ़ते हैं। यहाँ क्या हो रहा था कि ऐसे कौन कौन सी इन्जॉयमेंट्स थी या ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे ताल्लुकदार को अपनी जो पोस्ट थी वो एंजॉय करते थे। बेसिकली उनके पास खुद के फोर्ट्स होते थे, खुद की लैंड होती थी, उसके ऊपर उनका कंट्रोल भी होता था, वो उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद उनके पास आर्मी होती थी। राजा के पास तो अपनी आर्मी होती है, ताल्लुकदार के पास भी अपनी आर्मी है कि भाई तुम अपने हिसाब से चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो, तुम सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ले सकते हो, ये सारी चीज़ें ये लोग खुद कर सकते थे। तो अब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है पर, और यही अच्छी चीज़ें जब उनसे छिन जाएगी तो उनको बुरा तो लगेगा ना, उनको हर्ट तो होगा ना। तो यही रीज़न था कि इन्होंने अच्छे से रिवॉल्ट के अंदर साथ दिया था। आप बुक में पढ़ सकते हो, 298 में आपका लिखा हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ जो है, फोर्स ऑफ ताल्लुकदार हु फॉर मैनी जनरेशंस हैड कंट्रोल, से लेके मार्क करते जाओ पूरा पैराग्राफ। यहाँ पे आपका पूरा बता रखा है कि क्या क्या चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद कितने जो ताल्लुकदार थे उनके पास 12,000 फुट सोल्जर्स की आर्मी थी और छोटे वालों के पास भी 200 की तो आर्मी थी। कम से कम भी वो लोग इतना चीज़ों को तो एंजॉय कर ही रहे थे। उसके बाद जैसे उनका एनेक्सेशन हुआ उसके बाद उनको उनकी जो आर्मी थी उसको हटा दिया, उनके फोर्ट्स को ख़राब कर दिया। उसके बाद समरी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके अंडर समरी सेटलमेंट जो होता है उसके अंडर उनको उनके फ्रॉड्स, उन्होंने कहा कि इन्होंने ताल्लुकदार ने जो लैंड ले रखी है ना उसको फ्रॉड तरीके से उन्होंने, बड़ी गलत तरीके से उन्होंने लैंड को लिया है, तो हम उसको अब अपने कंट्रोल में ले रहे हैं क्योंकि वो फ्रॉड वाली लैंड है, तुमने अपनी सही तरीके से उस लैंड को कंट्रोल में नहीं लिया था। ये होता है समरी सेटलमेंट। कब आया था? 1856 के अंदर। उसके बाद ये क्या हो रहा था कि प्री ब्रिटिश टाइम में, अब ये दिखा रहे हैं कि स्टैट्स दिखा रहे हैं कि प्री ब्रिटिश टाइम से पहले ताल्लुकदार कैसे थे और आफ्टर जब ये हुआ तब कैसे थे। 67% जो लैंड थी ना ताल्लुकदार के पास ही थी। अवध के जो विलेजेस थे 67% जो थे सिर्फ ताल्लुकदार के कंट्रोल में ही आ जाते थे। वहीं पर जब एनेक्सेशन हुई वाजिद अली शाह की, ब्रिटिशर्स ने अपनी चीज़ें लगाई, समरी सेटलमेंट लगाया, तो उनकी जो परसेंटेज थी सिर्फ 38% रह गई थी।
67 से सीधा 38% आ गए थे कि नहीं, सारी चीज़ों को समरी सेटलमेंट के कंट्रोल में ही ले लिया। और जो 38% थी वो क्या लगता है बची होगी? बिल्कुल नहीं बची होगी। धीरे धीरे उसको भी रेवेन्यू के अंदर सनसेट लॉ के अंदर ले लिया। सनसेट लॉ याद रखना, मैं बार बार इसलिए उस लॉ को रिमाइंड करा रही हूँ। इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को ले ली। उसके बाद ये जो लैंड इन्होंने कलेक्ट की, जो परसेंटेज कम हुई, तो जो लैंड ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी ना, उसको डायरेक्टली पीजेंट्स को दिया गया कि तुम उसके अंदर एग्रीकल्चर करो और सारी चीज़ें करो। अब इनको था कि हाँ रेवेन्यू तो इंक्रीज़ होना ही है, तो पर क्या हुआ, टैक्स हाई लगा दिए, रेवेन्यू हाई कर दिए। इन्होंने क्या करा, 50 से लेके 50% जो रेवेन्यू था उसको 100% कर दिया। लोगों के दिमाग में बर्डन ही नहीं हट रहा था, प्रेशर ही नहीं हट रहा था कि वो कभी भी फ्री हो पाएंगे टैक्स पे करने से या कुछ भी करने से। उनको था कि अगर हमें लैंड दे दी, हमें उसको ग्रो करके फिर सारा शेयर उनके पास जाएगा। लैंड देने का भी हमारे पास क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें, जब तुम्हारे को ही सारी चीज़ें देनी है तो उसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे को। तो वो ये चीज़ बता रहे थे। अब क्या हुआ कि ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, इससे ना ही तालुकदार खुश थे और ना ही पीजेंट्स खुश थे, और इन्होंने इसी चक्कर में जो आपका रिवॉल्ट है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अब जब तालुकदार को ख़त्म किया गया ना, जब तालुकदार की पोजीशन को हटाया गया, इसका मतलब था कि पूरा सोशल ऑर्डर ही ख़त्म हो गया। कैसे? तालुकदार के साथ जो थे, जितने भी पीजेंट्स उसके पास थे, उनको सपोर्ट करते थे। पीजेंट्स जो है तालुकदार को सपोर्ट करते थे, उनके बुरे टाइम पे उनका साथ भी देते थे, सारी अच्छी चीज़ें करते थे। तो इसकी वजह से सोशल ऑर्डर ख़त्म हो गया, उनकी लॉयल्टी चली गई और तालुकदार अच्छे से ख़राब हो चुके थे। वैसे प्री ब्रिटिश टाइम के अंदर तालुकदार जो थे बहुत ही अच्छे थे, ऑपरेसर फादर फिगर्स टाइप के थे। ऑपरेसर तो नहीं, बेसिकली फादर फिगर टाइप थे। कभी कोई ज़रूरत होती थी पीजेंट्स को तो वो खड़े होते थे, और कभी कभी टैक्स नहीं पे कर पा रहे तो थोड़े दिन की मोहलत भी दे देते थे कि चलो ठीक है अभी नहीं कर पा रहे तो बाद में कर देना। पर जैसे तालुकदार हटे और पीजेंट्स जो है डायरेक्टली एक्सपोज हुए कि किस तरीके से हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज़ जो है उसको इम्पोज किया गया था। जैसे ही तालुकदार को हटाया गया तो पीजेंट्स को पता चला कि हम कितनी बुरी कंडीशन में आ चुके हैं कि हम अब ढंग से जी ही नहीं सकते, हमारा लाइवलीहुड ख़त्म हो जाएगा, हमसे सारी चीज़ें हट जाएंगी और हमारे पास पैसा देने को नहीं होगा रेवेन्यू पे करने के लिए, और उस रेवेन्यू को पे करने के लिए हमारे को लोन देने वाला भी कोई नहीं है कि हम किसी चलो लोन ले कि इतना पैसा हम खाने के लिए रख लेंगे, बाकी का बचा हुआ लोन जो है हम आगे ब्रिटिशर्स को दे देंगे, क्रॉप्स ग्रो करके लोन लीप पे कर देंगे। पर उनके पास ऐसी सिचुएशन ही नहीं बची थी क्योंकि तालुकदार को उन्होंने हटा दिया। उनको पता था लोगों को जो चीज़ प्यारी है उस चीज़ को हटाना ही हटाना है। समझ आया? चलो, अब अवध जैसे कि अवध था, वहाँ पे जो हमारा रिवॉल्ट था ना, उसके जो इम्पैक्ट्स थे वो सबसे ज़्यादा दिखने वाले थे, वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। धीरे धीरे सारी जगह पे ख़त्म तो हुआ रिवॉल्ट, पर अवध के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम तक हमें रिवॉल्ट देखने को मिला क्योंकि यहीं पर ही इन्होंने बेसिकली कह सकते हैं कि दिल में सुई चुभोई थी। इन्होंने सीधा हार्ट पे आपके छुरा खोबा या कुछ भी कहो, इन्होंने सीधा आपके एक ऐसे ऑर्गन पे इन्होंने कुछ करा कि जहाँ से सबसे ज़्यादा दर्द होना था। अवध हमारे लिए कोई जगह थी जहाँ पे तालुकदार के साथ ख़त्म हो रहा था, कॉमन पीपल को वाजिद अली शाह पसंद थे वो हो रहा था, उनको डिस्प्लेस किया गया, पीजेंट्स के साथ बुरा किया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ थी ना हमारे पास रिवॉल्ट की, वो हमें अवध में ही देखने को मिली थी। अब बहुत क्या हो रहा था, अब रिवॉल्ट में क्या हो रहा था कि जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी ना बेगम हसरत, लोगों ने कहा कि आप इस रिवॉल्ट के लिए हमारे लीडर बनो, हम आपको जो है सपोर्ट करेंगे। बेगम हसरत और उनके बेटे को भी बोला कि आप इस रिवॉल्ट के अंदर रहो और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इन्होंने इतना सपोर्ट किया इन दोनों लोगों को कि जब तक रिवॉल्ट में हारे नहीं ना तब तक भी उनका साथ नहीं छोड़ा। आखिरी सांस तक उन लोगों की हेल्प करे कि नहीं, सपोर्ट करा कि नहीं हम तुम्हारा साथ देंगे, क्योंकि हमें पता है कि वाजिद अली शाह हमारे लिए क्या मायने रखते थे। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने करी हुई थी। चलो पेज नंबर 300, इसके अंदर एक लाइन मार्क करो। अवध वॉज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अब इस लाइन से आप क्या समझते हो?
बेसिकली जितनी भी बंगाल में आर्मी जाती थी या जितनी भी आर्मी थी ना, ज़्यादातर इन कंपैरिजन सारी स्टेट से सबसे ज़्यादा आर्मी जो थी वो अवध से जाती थी। तभी उसको नर्सरी बोला गया कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो आपके सिपाहीज़ होते थे वो अवध से जाते थे। अब सिपाहीज़ के साथ इन्होंने क्या गलत काम करे हुए थे, धर्म परिवर्तन, उन पे कुछ चीज़ें ऐसी कर दी कि जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा गुस्से में आ गए। क्या चीज़ कर दी कि तुम अपने रिलीजियस सिंबल्स को दिखा नहीं सकते जब तुम ड्यूटी पे हो। अपनी जो अगर कोई पग बांधता है तो पग नहीं बांध सकता, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम अपने रिलीजियस सिंबल नहीं दिखा सकते अगर तुम ड्यूटी पे आ रहे हो। तुम्हारे सैलरी के जो वेजेस होंगे वो सबसे कम दिए जाएंगे, तुम्हारे को मंथली अलाउंस नहीं दी जाएगी। अगर इंडिया से बाहर जाके अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम्हें मंथली अलाउंस नहीं दी जा रही। ये सारे लोग काम कर रहे थे, इसलिए पीजेंट्स को साथ तो ये गलत हो, पीजेंट्स नहीं सॉरी सिपाहीज़ के साथ तो ये चीज़ गलत हो रही है। पर ये सिपाहीज़ की भी तो कोई फैमिली होती होगी ना, तो इनकी फैमिली कौन थी? पीजेंट्स थे। पीजेंट्स कैसे? कुछ पीजेंट्स काम कर रहे हैं, माँ बाप बच्चे छोटे छोटे बच्चे एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, और वहीं पे जो जवान लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आर्मी के अंदर। तो इन्हीं की फैमिलीज थी जिनको दोनों साइड से टॉर्चर किया जा रहा था। इसलिए जब सिपाहीज़ ने इस रिवॉल्ट के अंदर हाथ खड़ा किया कि हम इस रिवॉल्ट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर पीजेंट्स भी आए क्योंकि वो उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे। समझ आया क्यों सिपाहीज़ और पीजेंट्स साथ मिलके इतने ज़्यादा वास्ट स्केल पे ये लोग काम कर रहे थे? क्योंकि इन्हीं की ही फैमिलीज़ थी, क्योंकि वो इन्हीं की ही फैमिलीज़ थी। हाफ चैप्टर यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, बस आधा चैप्टर बचा हुआ है। 1 घंटे की क्लास हो गई होगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? रिलेशन। एक सेकेंड, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वाइट एंड इंडियन ऑफिसर्स। बेसिकली इसके अंदर आपको अच्छे से दिखाएंगे कि क्या रिलेशन था, कि क्या चीज़ें करी हुई थी, क्या गलत चीज़ें करी थी बेसिकली हिंदू ऑफिसर्स के साथ 1857 से पहले। मतलब 1840 से पहले तक ना वाइट और ब्राउन्स के अंदर, बेसिकली हिंदू ब्राउन होते थे, तो वाइट और ब्राउन्स के अंदर बहुत ही अच्छे रिलेशंस थे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे, उनको कुछ भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। पर 1840s तक आते आते ना इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज होने लग गए। उनको एक अलग ही रोब झड़ गया कि हम तो तुमसे ऊँचे हैं, तो हमसे तमीज़ से बात करो या कुछ भी करो। तो इसलिए उन्होंने रेशियली इन्फीरियर दिखाना शुरू कर दिया हिंदूज़ को। हिंदूज़ कह लो या इंडियंस कह लो, उनको रेशियली इन्फीरियर दिखाया कि नहीं तुम तो हमसे नीची जाति के हो, या फिर तुम अपना स्किन देख लो कितने ब्राउन से हो, हम तो बहुत गोरे से हैं, ये है वो है। और उनको बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, और वो बहुत कॉमन हो चुका था लोगों के अंदर। उसके बाद जो ट्रस्ट था लोगों के बीच में वो सस्पिशन में बदलना शुरू हो गया। यही एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न्स में से रीज़न है कि क्यों ये रिवॉल्ट हुआ गया। उसके बाद अब आपको नहीं लगता कि अगर ये चीज़ें हो रही है, उनको मिलिट्री कैंप्स जो हैं, जो जितने भी बेसेस हैं, इनके अंदर इनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, और इस टाइम पे अगर कार्ट्रिजेस का क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने काउज और पिग्स का फैट लगाया होगा, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग मानेंगे? ऑफ कोर्स मानेंगे ही ना। ये रीजंस थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। ये था हमारा रिलेशन बिटवीन वाइट और ब्राउन्स क्या चल रहा था। पेज नंबर 300 में यही दिखा रखा है। उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बताई कि जब इनके साथ ये सारी चीज़ें बुरी चीज़ें हो रही है, तो और पीजेंट्स जो हमारे सिपाहीज़ है वो रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो क्यों हमारे पीजेंट्स आ रहे थे? क्योंकि वो उन्हीं के फैमिली से ही थे। ये था हमारा 300 पेज नंबर पे जो आपको दिखा रखा है। अब नेक्स्ट आता है कि क्या रिबेल्स हमारे चाहते क्या थे, मतलब वो चाहते क्या थे, व्हाट रिबेल्स वांटेड। तो बेसिकली प्रोक्लेमेशंस और नोटिफिकेशंस जो थी ना, रिबेल लीडर्स ने छपानी शुरू कर दी, लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि भाई अब तो कुछ काम करना पड़ेगा, अब हमें इनके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ज़्यादा तो एविडेंसेस नहीं है, पर एक उनमें से एक आती है हमारी आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन, जो कि 25 अगस्त 1857 को छपी गई थी।
जिसमें आपका सारा बता रखा है कि किस तरीके से लोगों को क्या चाहिए था और कैसे कैसे लोगों को इकट्ठा किया गया था। इसमें आपका ये बता रखा है पेज नंबर 301, प्लीज़ इसको रीड कर लेना, वन शॉट है तो मैं अभी डिटेल में आपको ये पूरा नहीं दिखाऊंगी। डिटेल वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो हम बॉक्सेस को भी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिकली इनमें हमारी एक प्रोक्लेमेशन बताई हुई है, उसके बाद और क्या बताया हुआ है, ब्रिटिशर्स आई मीन इंडियंस को चाहिए क्या था, इंडियंस को चाहिए क्या था, बेसिकली प्री ब्रिटिश वर्ल्ड चाहिए था, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो मुग़ल राज या जो भी चीज़ें चल रही थी हमें वही चाहिए, हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम लोग चले जाओ, उनका ये सी चीज़ थी। उन्होंने बोला कि अपनी कास्ट, अपनी जाति, सब चीज़ों को इग्नोर करके ना सारे सेक्शंस इकट्ठे हो जाओ और साथ में मिलके इस रिवॉल्ट में साथ दो हमारा। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई तू मैं अलग अलग नहीं है, यहाँ पे हमें बस एक से लड़ना है, हम सबका दुश्मन एक है, वो है ब्रिटिशर्स, और हमें उनसे लड़ना है। तो प्लीज़ अब तुम सारे साथ हो जाओ, अपने कास्ट और अपनी जाति, अपने जेंडर सबको छोड़ के एक साथ आ जाओ। हिंदूज़ और मुस्लिम्स दोनों को साथ में इसमें करा गया। बहादुर शाह जो थे उन्होंने भी प्रोक्लेमेशंस को डाला कि भाई तुम मोहम्मद और महावीर बन के इकट्ठे हो जाओ, मोहम्मद मुस्लिम्स के हो गए, महावीर हिंदुओं के हो गए, तुम एक साथ आ जाओ और लड़ाई करो, क्योंकि हम सबका एक ही दुश्मन है, वो है ब्रिटिश। उसके बाद उन्होंने और क्या देखा कि लोगों को, और इसी रीज़न से जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे ना हिंदू और मुस्लिम के अंदर, वो सबसे लीस्ट दिखे गए थे। एकदम 0.1% जितने आपको डिफरेंसेस दिखे होंगे, वरना वो दिख ही नहीं रहे थे इन दोनों कम्युनिटीज़ में। 1857 का रिवॉल्ट इतना ज़्यादा अच्छा गया कि इनके बीच के डिफरेंसेस भी लोग सब भूल गए। और ब्रिटिशर्स ने क्या कोशिश करी कि हमें इनकी यूनिटी को ब्रेक करना है, तो उन्होंने पैसे भी देने की कोशिश करी। 50,000 रुपये उन लोगों को देने की कोशिश करी कि जो हमारे कंट्रोल, हमारे साथ देगा। ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि इनकी यूनिटी को ब्रेक करना है तो हम इनको पैसे देने की कोशिश करते कि नहीं तुम हमसे पैसे ले लो। 50,000 रुपये उस टाइम पे देने लग गए। इस टाइम पे तो पता नहीं कितने ही होंगे, तो उस टाइम पे इतने पैसे देने लग गए कि बस हमारे साथ आ जाओ, प्लीज़ हमारे अगेंस्ट रिवॉल्ट ना करो। पर वो फेल हो गए क्योंकि उनकी यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि नहीं, कि उन्होंने बोला कि नहीं हमें तुम्हारे साथ नहीं आना। पर कुछ लालची लोग ऑफकोर्स गए, उनके साथ गए, उनकी लैंड को भी वापस करा, उनके पैसे भी दिए। पैसे नहीं दे रहे थे वो, उनकी जो लैंड थी उनको भी वापस कर रहे थे, तो पैसे भी दिए, लैंड भी दी। पर फिर भी कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने कहा कि नहीं तुम ऐसे हो, ब्रिटिशर्स को कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो तुम ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं और हम तुम्हें ट्रस्ट करने भी नहीं वाले। समझ आया? अब आपका आता है नेक्स्ट, लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स। बेसिकली हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से लीडर्स थे, कहाँ पे उन्होंने किस तरीके से, कौन सी जगह से उन्होंने लीड करना शुरू करा इस रिवॉल्ट को। तो यहाँ पे क्या थी कि हमारे जो जितने भी रिबल्स थे उनको कोई ना कोई तो लीडर की ज़रूरत थी, कि वो बिना लीडर के तो वो एक साथ इकट्ठे होकर काम नहीं कर सकते थे, एक साथ रिवॉल्ट नहीं कर सकते, उनको लीडर की ज़रूरत थी। तो हमने एक लीडर के बारे में अभी तक पढ़ा, कौन थे वो, हमारे दिल्ली से बहादुर शाह, हमारे दिल्ली से सबसे पहले लीडर थे। इनको हमने बोला कि हमारे आ जाओ, ठीक है। अब मैं एक काम करती हूँ, वीडियो पॉज करती हूँ, मैं सारे लीडर्स की यहाँ पे लिस्ट बनाती हूँ, क्योंकि उसमें 2-5 मिनट जाएंगे। चलो 2 मिनट भी गए, उतनी देर क्या वीडियो चला के रखनी, तो मैं ये लिस्ट लिखती हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। चलो, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज़ अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन। अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, तो बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इधर हम पढ़ते हैं कि कितने तरीके के क्या क्या चीज़ें इन्होंने करी। तो जितने भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे उनको हटा दिया गया था। उसके बाद फॉरेन कॉमर्स जो था, फॉरेन कॉमर्स ने क्या करा कि मतलब फॉरेन से जो चीज़ें आ रही थी उसकी वजह से, फॉरेन का जो मटेरियल था वो चीप पड़ रहा था मशीनरी वगैरह के वजह से, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा और सस्ता, थोड़ा सा सस्ता पड़ रहा था। तो जितने भी वीवर्स और आर्टिसंस थे
उनका जो सामान था वो ख़राब हो रहा था, उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि फ़ॉरेन कॉमर्स आ रहा था। उसके बाद ब्रिटिश रूल को अटैक किया गया और अक्यूज़ करा गया क्योंकि उन्होंने किस तरीके से उनकी लाइफ को ख़राब कर दिया, ये बात हो रही थी। उसके बाद रिबेल्स क्या चाहते थे? रिबेल्स चाहते क्या थे? उनको चाहिए था कि वो अपनी पुरानी लाइफ को दोबारा से जी सके। प्री ब्रिटिश वर्ल्ड की जो लाइफ थी, मतलब मुस्लिम्स जो हमारे रूलर्स बनते थे, मुग़ल एरा जो था, हमें वो वापस चाहिए था। हमें हमारा लाइवलीहुड जो था उसको सिक्योर रखना था। हमारे को एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि हमारा लाइवलीहुड सही तरीके से होगा, हमें कभी खाने के लारे नहीं पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। और क्या हुआ कि और प्रोक्लेमेशंस फैली कि ब्रिटिशर्स जो है ना वो हमारे कास्ट और हमारे रिलीजन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को किस में कन्वर्ट करके? क्रिश्चियनिटी के अंदर। तो लोगों को ये डर था कि नहीं, हमारा रिलीजन ख़त्म हो जाएगा, हमारे रिलीजन से हमें हटा देंगे, इसलिए हमें इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करना पड़ेगा। और पीपल ने सब लोगों ने अर्ज करा कि नहीं, अब हमें साथ में मिलके लड़ाई करनी होगी, अपना लाइवलीहुड, अपने फेथ, अपने ऑनर, अपनी आइडेंटिटी को सिक्योर रखने के लिए, आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमको साथ में मिलके लड़ाई करनी होगी। और इसको बोला ग्रेटर पब्लिक गुड। समझ आया? और क्या हुआ? अलग अलग डिफरेंट ग्रुप जो थे हमारे, वो चाहते क्या थे? बेसिकली हमारे जितने भी रेबेलियंस थे ना, उन्होंने उन लोगों को भी अटैक किया जो ब्रिटिशर्स के साथ अलाय में थे। समझ आया? उन जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनके साथ जब वो अलाय में थे तो उनको भी अटैक कर दिया, उनके अकाउंट बुक्स को बर्न कर दिया, मनी लेंडर्स के जो घर थे उनको जलाया, उनको लूट लिया गया, उनको अच्छे से ख़त्म कर दिया गया। और क्या, बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें करी जो उनके साथ हुआ था। उन्होंने बेसिकली उन सारी गलत चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने उनके साथ गलत करना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब बस इस फिरंगी राज के अगेंस्ट में हमें यूनाइट होके खड़े होना है और इनके अगेंस्ट में लड़ना है। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो इनको ये भी तो होगा ना कि जब हमारा ब्रिटिश राज जाएगा तो हमें कोई और पावर में चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमें पुराने वाले लीडर्स ला के दो। जब जो हमारा ये, हमें पुराने लीडर्स ला के दो, हम उनको अपना लीडर बना लेंगे। तो क्या है? सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। हमें कोई अल्टरनेटिव्स भी तो चाहिए होंगे ना अपने। उन्होंने इगैलिटेरियन सोसाइटी भी मांगी थी इससे पिछले टॉपिक के लिए। उन्होंने कहा था इक्वालिटी के लिए इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए सबके लिए, कुछ भी ऊपर नीचे इतना नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें पुराने रूलर्स और लीडर्स ही चाहिए अपने। कैसे? हमें दिल्ली वगैरह के अंदर सारी जगह पे हमारे पुराने लीडर्स चाहिए। 18वीं सेंचुरी से पहले जो हमारा प्री ब्रिटिश वर्ल्ड था, हमें वो वापस कर दो। एडमिनिस्ट्रेटर का जो स्ट्रक्चर था वो दोबारा से, जो रिबेल्स है उन्होंने मीटिंग्स के थ्रू बोला कि हम मीटिंग्स करेंगे फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद जितने भी लीडर्स थे वो दोबारा से अपने कल्चरल और अपने जो कल्चर और अपने कोड को थे उसको दोबारा मेंटेन करने लग गए। मतलब जैसे कि हमारे बहादुर शाह थे, ये जितने भी बाकी लीडर्स थे दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, ये सारे जो हमारे लीडर्स थे उनको वापस से उनके कोर्ट और उनका कल्चर मेंटेन करने के लिए भेज दिया। अपॉइंट किया गया अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग लोगों को, और बातें हुई, प्लान्स साथ साथ, ये सारी चीज़ों को जब वो लोग दोबारा से प्री ब्रिटिश वर्ल्ड को बना रहे थे, साथ साथ बातें करी, प्लान्स बनाए कि किस तरीके से हमें ब्रिटिश राज को ख़त्म भी करना है। समझ आया इतना? उसके बाद इन्होंने अलग ही कैश रेवेन्यू कलेक्शन और पेमेंट रेवेन्यू, अलग तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करना शुरू करा। अब जब वो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है तो उसी के थ्रू उन्होंने ट्रूप्स, जो उनकी आर्मी थी, उसको भी पैसे देने शुरू करे। उन्होंने ऑर्डर पास किए गए कि कोई भी अब किसी भी चीज़ को लूटेगा नहीं। कि इन्होंने, हमारे प्री ब्रिटिश के जो लीडर्स थे उन्होंने ऑर्डर्स पास करे कि अब कोई भी किसी भी चीज़ को लूटेगा नहीं, सारी चीज़ों को अच्छे से करा जाएगा। ये सारी चीज़ें जो थी वो शॉर्ट टर्म थी, पर और ये जो रिवॉल्ट थे ये सारे जो है शॉर्ट टर्म में दिख रहे थे, पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को कहाँ मिला था? अवध के अंदर। वाटर ब्रेक, पानी पी लो, कुछ भी कर लो। चलो, जो हमारा ये जो रिवॉल्ट था ना, वो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? अवध में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी रीज़न बताया
कि सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ हो रही थी वो अवध में ही हो रही थी। उसके बाद रिप्रेशन, नेक्स्ट टॉपिक 305 रिप्रेशन। अब क्या ब्रिटिशर्स ने क्या चीज़ें करी इस सब को रोकने के लिए, अब हम वो देखते हैं। बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ लॉज को पास करते गए, एक्ट्स को पास करते गए कि जिसके तरीके से सारी चीज़ों को रोक सके। मार्शल लॉ को लाया गया कि जहाँ पे सिर्फ मिलिट्री ही नहीं, कॉमन पीपल, कॉमन ब्रिटिशर्स को भी बोले कि अगर कोई भी रिपोर्ट करता हुआ या कोई भी ऐसे डिस्कशन करता हुआ दिखा ना तो ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दो। उन्होंने मार्शल लॉ लाए, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे गलत काम करने शुरू करे। उसके बाद और क्या करा इन्होंने, बहुत से एरियाज़ में इस तरीके से तो कंट्रोल पा लिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर इन्होंने मार्शल लॉ लाए, सीरीज़ ऑफ एक्ट पास कर दी। उसके बाद मिलिट्री को बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ करना शुरू कर दिया, अटैक्स करने शुरू कर दिए। अब क्या करा इन्होंने क्या करा, दिल्ली हमारा बीच में पड़ रहा था, दिल्ली हमारा बीच में पड़ रहा था, तो दोनों साइड से ना आर्मी को बुलाया गया। जो इनके ट्रूप्स थे ना दोनों साइडों से निकाले गई। एक साइड आपका जो कैलकाटा था उस साइड से उन्होंने निकाला और दूसरी साइड आपकी पंजाब। तो बेसिकली इस साइड मान लो पंजाब, इस साइड कैलकाटा, दोनों साइड से अपनी ट्रूप्स को निकाला ताकि दिल्ली पर डायरेक्टली कैप्चर कर पाए और अब उसको अपने कंट्रोल में ले पाए, क्योंकि बहुत हो गया भाई तुम्हारा। सिपाहीज को बोला बहुत हो गया, अब तो हमें वापस से हमारे रूल चाहिए। तो इन्होंने दिल्ली को कैप्चर करने के लिए दोनों साइड से अटैक करना शुरू कर दिया। और फाइनली सितंबर, देखो मई में शुरू हुआ था, 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंच गए थे और सितंबर 1857 के अंदर इन्होंने फाइनली दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। समझ आया? उसके बाद जो आपका गंगेटिक प्लेन्स वाला एरिया था ना, उधर जो है ना वो ऐसा एरिया था कि उसको ये लोग डायरेक्टली कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे विलेज बाय विलेज कैप्चर करना शुरू कर दिया। जो गंगेटिक प्लेन वाला एरिया था ना वो थोड़ा मुश्किल था कैप्चर करना, तो इन्होंने क्या करा कि इतना बड़ा अगर आपका रीजन है, इसके अंदर इतने सारे विलेजेस हैं, तो पहले इस एरिया को कैप्चर करो, जब ये हो जाए फिर नेक्स्ट वाले पे जाके कैप्चर करो। इस तरीके से इन्होंने आपका गंगेटिक प्लेन्स का भी एरिया जो है उसको कैप्चर कर लिया। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश करी कि इनकी यूनिटी को ब्रेक करें। उसके लिए इनको बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हारे बिग लैंड ओनर्स को बोला कि तुम हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हारी स्टेट्स को हम तुम्हें वापस कर देंगे। और जिन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया उनको उनकी स्टेट्स जो है वापस मिली भी, और जो नहीं हुई वो हंगर की वजह से मर गई और नेपाल में चली गई, हंगर की वजह से मर गई। और कुछ लोग जो नेपाल में माइग्रेट कर गए, क्योंकि अब वो यहाँ पे इनको लोगों को मार देते, तो इनको जब वो माइग्रेट हुई तो नेपाल में महामारियाँ चल रही थी, तो कुछ लोग बीमारी से मर गए और कुछ भूखमरी की वजह से मर चुके थे। समझ आया? अब लास्ट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हम बुक से ही पढ़ लेते हैं, बुक से ही पढ़ लो। पेज नंबर 307, इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले आपके फोर्सेस आएंगे। पहले इस पैराग्राफ के अंदर आपके फोर्सेस दे रखे हैं, क्या क्या फोर्सेस हैं वो नोट करते जाओ। प्रोक्लेमेशंस, नोटिफिकेशंस, लेटर्स, डायरीज जो कि ऑफिशियल्स ने लिखी थी, तो ये आपके फोर्सेस हैं। इसके अलावा कुछ ड्राइंग्स भी है जो हमारे लोगों ने बनाई थी, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि रिवॉल्ट करने वाले थे। पर ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई भी ड्राइंग्स ना बनाई हो, तो इन्होंने कुछ ड्राइंग्स तो बनाई थी। जैसे कि एक थॉमस जोन्स के थ्रू एक ड्राइंग बनी गई थी, रिलीफ ऑफ लखनऊ। थॉमस जोन्स बार्कर के थ्रू 1859 के अंदर एक ड्राइंग बनी थी। 307 सेलिब्रेटिंग द सेवियर। 5th लाइन रिलीफ ऑफ लखनऊ किसने लिखी, किसने बनाई? थॉमस जोन्स बार्कर 1859, जिसमें इन्होंने एक सीन को दिखाया कि कैसे वहाँ पे ट्रबल चल रहा था और किस तरीके से रिबेलियंस का जो टाइम था वो ख़त्म हुआ और किस तरीके से ब्रिटिश दोबारा से राज के अंदर आ गए थे। इनकी पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है कि किस तरीके से ब्रिटिश राज दोबारा से आया गया और रिबेलियंस जो थे वो ख़त्म हो गए।
ये पहली आपकी पिक्चर है। उसके बाद इन मेमोरियम नाम की एक और पिक्चर है जोसेफ नोएल पेटॉन के थ्रू 1859 सेम टाइम पीरियड। जोसेफ नोएल पेटॉन इन मेमोरियम किसने बनाई? जोसेफ नोएल पेटॉन। और कब बनाई? 1859 के अंदर, जो कि बता दी कि किस तरीके से कि जो हमारे रेबेलियंस है वो कितने ज़्यादा ब्रूटल है और कितने ज़्यादा वायलेंट है, और किस तरीके से हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेस्क्यू करने आ रहे थे लोगों को। आई टेल यू कि कौन सी पिक्चर बताती है। ये वाली जो फ़ोटो है रिलीफ ऑफ लखनऊ की है, और ये जो नीचे वाली फ़ोटो जो है ये आपकी इन मेमोरियम की पिक्चर है, जहाँ पे ये दिखाया है कि किस तरीके से इसमें दिखाया है कि किस तरीके से आपकी जो ब्रिटिश की जो लेडीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा स्वीट सी, सिंपल सी, मतलब डरी हुई दिखाई है। और यहाँ पीछे आप देखोगे तो दिखाई कि ब्रिटिश के जो रूलर्स हैं या जो वहाँ की जो मिलिट्री है वो किस तरीके से इनको बचाने आ रही है। तो कितनी गलत फिगर दिखाई हुई है हमारे इंडियन रिबेलियंस की। उसके बाद मिस व्हीलर की फिगर नंबर 11.12 मिस व्हीलर की बताई हुई है कि किस तरीके से वो एक गन लेके अपनी जो इज़्ज़त है, अपनी जो डिग्निटी है उसको बचाने के लिए किस तरीके से हमारे जो इंडियन सिपाहीज़ हैं उनको मार रही है। पेज नंबर 310 ये वाली। नेक्स्ट फिगर है 11.13 जस्टिस, जो आपकी पिक्चर है जस्टिस, वो निकली थी पंच, एक मैगज़ीन या न्यूज़पेपर है, उसके अंदर 12 सितंबर 1857 में, कि जहाँ पे किस तरीके से एक लेडी हमारे सिपाहीज़ को मार रही है और अपने आप को बचा रही है। किस तरीके से अपने पैरों के नीचे हमारे सिपाहीज़ को लाया गया है। उसके बाद 11.14311 ये जो फ़ोटोज़ हैं ये आपको बस दिखाया गया कि कैसे हमारे फोर्सेस थे। ये मैं आपको लिख के या इस तरीके से समझा के तो नहीं बता सकती, इसलिए बुक्स खोल लो, तभी बोला था बुक्स खोल के बैठो। 11.14 उधर आपकी क्या बताया हुआ है पंच के अंदर 1857 के अंदर एक और आपकी जो फिगर है वो आई थी, जहाँ पे ब्रिटिश लायंस वर्सेस बंगाल टाइगर्स दिखाया गया। बंगाल टाइगर्स हमारे सिपाही के लिए और ब्रिटिश लायंस ब्रिटिशर्स के लिए। ये दिखा सकते हो, ये देख सकते हो कि किस तरीके से लायंस और टाइगर पे अटैक कर रहा है। ये आपकी फिगर बताई हुई है। उसके बाद लंदन न्यूज़ के अंदर फिगर 11.15 लंदन न्यूज़ के अंदर 3 अक्टूबर 1857 को एक और फिगर आई कि किस तरीके से ब्रिटिश लोगों ने इंडियन पीपल को सप्रेस किया था। ये वाली फ़ोटो। उसके बाद नेक्स्ट 11.16 लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857 सेम, कि किस तरीके से उनको सप्रेस कर रहे थे और उनको एक लाइन में खड़ा कर रहे थे कि हाँ बताओ भाई अब तुम्हारा हिसाब चुकता करते, जो तुमने हमारे को इतना परेशान किया ना कुछ महीने, अब तुम्हें देखते हैं क्या कह रहे हो। वहीं पर एक और फ़ोटो आई जो कि द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, पंच के अंदर एक और पिक्चर को छपाया गया, क्या नाम था, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, 24 अक्टूबर 1857 1857 के अंदर ये फ़ोटो आई, जहाँ पे कैनिन बोल रहे थे हमारे गवर्नर जनरल जो थे, वो जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो बता रहे थे कि हमें इनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, हमें इनके साथ प्यार से और अच्छे से मेंटेन होकर रहना चाहिए। ये हमारे कैनिन बोल रहे थे। वी शुड बिहेव प्रॉपरली विद सिपाहीज। समझ आया? शॉर्ट नोट्स बना के रखना, आगे काम तुम्हारे आएंगे ही आएंगे, तो प्लीज़ उनको बना के रखना। उसके बाद लास्ट टॉपिक 313 वहाँ पे बताया है कि किस तरीके से नेशनलिस्ट इमेजनरीज थी, मतलब कि 1857 का जो रिवॉल्ट है उसको हम अपना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं और हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं। और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बहुत सारी पोएम्स भी लिखी गई, जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक पोएम का बात करते हैं, जहाँ पे हमने झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके बारे में बताया कि किस तरीके से वो अपने हाथ में स्वॉर्ड लेके और घोड़े पे सवार होकर लोगों को मार रही थी। वो सिंबल दिखा रही थी कि वो इनजस्टिस को रेजिस्ट करती है, वो कभी भी इनजस्टिस को देख नहीं सकती। और हमारी जो याद रखना जो राइटर थी जिन्होंने ये लाइन लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जो हमारी राइटर थी, जिन्होंने लिखा था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये आपका
बताया हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और उन्होंने ये लाइन्स बोली थी। ये बहुत फेमस लाइन है, सबको याद है, वो आगे पीछे वर्ड हो जाते हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरीके से दिखाया कि कैसे हमारे जो लोग थे उन्होंने भी चीज़ों को लिखा, उन्होंने चीज़ें कम नहीं करी, उन्होंने पिक्चर्स दिखाई, न्यूज़पेपर्स छपे, मैगजीन्स के अंदर आपकी फ़ोटोज़ छप रही हैं। और सबसे फेमस ये वाला जो स्लोगन है, ये लाइन है जो बताती है कि झांसी की रानी कितनी ज़्यादा फेमस और कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो चीज़ दिखाई हुई है। तो आपको फोर्सेस भी बता दी, मैंने सब कर दिया। विद दिस हमारा चैप्टर खत्म होता है, रिबल्स इन द राज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट चैप्टर हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि वो जल्दी आ जाए। बाय बाय।